आज इस जंगल से कोई कीमती चिड़िया पकड़ कर ले जाऊंगा। शहर में उसके अच्छे दाम मिलेंगे। शिकारी ने जमीन पर एक जाल बिछाया और उसके ऊपर ढेर सारे सुनहरे और चमकीले दाने बिखेर दिए। फिर वो पास की एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। कालू कौवा भोजन की तलाश में ऊपर उड़ रहा था। उसकी तेज नजर जमीन पर पड़े सुनहरे दानों पर पड़ी। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। इतना सारा अनाज एक साथ। लगता है आज पेट भरकर दावत होगी। मुझे जल्दी नीचे जाना चाहिए। रानो चिड़िया पास के पेड़ पर अपने बच्चों के लिए कीड़े ढूंढ रही थी। उसकी नजर झाड़ी के पीछे छिपे शिकारी पर पड़ी। वो खतरे को भाप गई। वो आदमी, वो तो शिकारी है और वो जाल बिछा कर बैठा है। अरे नहीं, कालू भैया उसी तरफ जा रहे हैं। वो जाल में फंस जाएंगे। कालू तेजी से नीचे डाइव लगा रहा था। उसे सिर्फ दाना दिख रहा था, जाल नहीं। रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना कालू की तरफ उड़ान भरी। कालू भैया, अपने पंखों की रफ्तार रोक लीजिए, नीचे मत उतरिए। वो जिसे आप सुनहरा अनाज समझ रहे हैं, वो दाना नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। झाड़ियों के पीछे वो क्रूर शिकारी अपने खूनी इरादों के साथ घात लगाकर बैठा है। आपकी एक गलत उड़ान आपके जीवन की आखिरी उड़ान बन सकती है। लालच के वशीभूत होकर अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए कालू भैया, वापस लौट आइए। ये सुनहरा चमकता जाल आपको निगल जाएगा। अरे रानो, तुम तो हमेशा रोकती हो, मुझे खाने दो। कालू जाल पर बैठने ही वाला था कि रानो ने पूरी ताकत से आकर उसे हवा में ही धक्का दे दिया। कालू दूर जा गिरा, लेकिन रानो का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे जाल के बीच में गिर गई। शिकारी ने तुरंत रस्सी खींची और रानो जाल में कैद हो गई। ये क्या हुआ? रानो, बहेलिये ने रानो को जाल से निकाला और एक छोटे से लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। रानो ने फड़फड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हे मनुष्य, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। मेरा मांस तुम्हारे किसी काम का नहीं और मेरी सुरीली आवाज इस लोहे के पिंजरे में घुटकर दम तोड़ देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में मेरी राह देख रहे होंगे। वे अभी इतने सक्षम नहीं कि अपना पेट भर सके। अगर मैं वापस नहीं गई तो वे भूख और डर से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। एक माँ को उसकी संतानों से अलग करने का पाप मत करो। मुझे आजाद कर दो ताकि मैं अपने ममत्व का धर्म निभा सकूं। चुप रहे, तेरी आवाज बहुत सुरीली है। शहर में तुझे अच्छे दाम में बेचूंगा। शिकारी ने पिंजरा बैलगाड़ी के पीछे रखा। तभी कालू उड़कर पिंजरे के पास आया। कालू की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, ये आपने क्या किया? मेरी जान बचाने के लिए आपने खुद को फंसा लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। कालू भैया, अब पछताने का वक्त नहीं है। मेरी एक आखिरी विनती है आपसे। शिकारी पिंजरे को अपनी गाड़ी पर रखकर चलने लगा। रानो पिंजरे की सलाखों को पकड़कर कालू को देख रही थी। कालू भैया, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। आप उनका ध्यान रखना, उन्हें भूखा मत सोने देना। बस यही मेरा आखिरी वादा है आपसे। मैं वादा करता हूँ रानो, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा। तुम मत जाओ। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। कालू ने बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। कालू हांफते हुए सड़क पर गिर गया। रानो, नहीं! ये सब मेरी गलती है। मेरी भूख ने एक माँ को उसके बच्चों से छीन लिया। कालू भारी मन से रानो के घोंसले पर पहुंचा। रानो के दोनों बच्चे गुड़िया और मुन्ना अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। कालू अंकल, माँ कहाँ है? वो खाना लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। हमें बहुत भूख लगी है। कालू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सच बताए। उसका गला भर आया। कालू ने अपनी चोंच से लाया हुआ खाना बच्चों को खिलाया। बच्चे अभी भी रास्ते की तरफ देख रहे थे। बच्चों, तुम्हारी माँ अब बहुत दूर गई हैं, एक बहुत जरूरी काम से। जब तक वो नहीं आती, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ
और मैं ही तुम्हारा पिता। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह हो गई, लेकिन रानो वापस नहीं आई। उसके बच्चे गुड़िया और मुन्ना उदास बैठे थे। कालू उनके पास बैठा उन्हें दाना खिला रहा था, लेकिन बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। कालू अंकल, माँ अभी तक नहीं आई। आपने कहा था वो सुबह आ जाएंगी। हमें माँ चाहिए। डरो मत बेटा, तुम्हारी माँ को मेरी गलती ने तुमसे दूर किया है और मेरा साहस ही उन्हें वापस लाएगा। मैं वादा करता हूँ, या तो रानो वापस आएगी या मैं वापस नहीं आऊंगा। कालू जंगल के सबसे बुजुर्ग हरिया तोते के पास गया, जो कभी शहर के पिंजरे से भाग कर आया था। हरिया दादा, मुझे शहर का रास्ता बताइए। वो शिकारी रानो को वहीं ले गया है, मुझे उसे बचाना है। बेटा कालू, शहर बहुत खतरनाक है। वहाँ धुएं और शोर के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम नदी के रास्ते सीधे उड़ते जाओगे तो तुम पक्षियों के बाजार तक पहुँच जाओगे। संभल कर जाना। कालू ने एक लंबी उड़ान भरी। उसने जंगल पीछे छोड़ दिया। नीचे खेत और गांव दिखने लगे। हिम्मत मत हारना कालू, रानो ने तुम्हारी जान बचाई थी। आज कर्ज चुकाने का मौका है। कालू शहर पहुंचा। वहां गाड़ियों का शोर और काला धुआं था। कालू का दम घुटने लगा। उसने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। ओह, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। बेचारी रानो यहाँ कैसे रह रही होगी। कालू भटकते भटकते उस बाजार में पहुंचा, जहां पिंजरे बिक रहे थे। वहां सैकड़ों पक्षी कैद थे। कालू हर पिंजरे में झांक रहा था। एक कोने में, एक छोटे और गंदे पिंजरे में रानो बेहोश पड़ी थी। उसने खाना छोड़ दिया था। रानो बहन, आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गया। कालू भैया, आप यहाँ चली जाइए। वो शिकारी आपको मार डालेगा। मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? बिना आपको लिए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तभी बहेलिया डंडा लेकर आया। कालू ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने बहेलिये के हाथ पर जोर से काट खाया और फुर्ती से पिंजरे की कुंडी पर चोंच मारी। उड़ जाइए रानो बहन, जल्दी, बच्चों के लिए उड़ जाइए। रानो ने कालू का दर्द देखा और आंसुओं के साथ पिंजरे से बाहर उड़ान भरी। कालू भी लंगड़ाते हुए उसके पीछे उड़ गया। सूरज डूब रहा था। रानो सीधे अपने बच्चों के पास गिरी। बच्चे अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। कालू दूर एक डाल पर बैठा अपने चोटिल पंख को सहला रहा था। बच्चों, आज मुझे वो वापस लाया है जिसने कभी गलती की थी। तुम्हारे कालू मामा ने अपना खून बहाकर मेरी जान बचाई है। रानो बहन, पिंजरा लोहे का था, लेकिन मेरा वादा दिल का था। आज मेरा पाप धुल गया। उस शाम जंगल ने देखा कि असली परिवार खून से नहीं बल्कि साथ निभाने से बनता। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर कबूतर ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने तक का इंतजाम भी रानो चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन टुनटुनी चिड़िया, लाडो चिड़िया और एक कबूतर रानो चिड़िया से मिलने आए। रानो बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये टुन्नू कहाँ पर है? वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। रानो चिड़िया, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये कहकर रानो ने टुन्नू से कहा, सुनो, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यहीं बैठे अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। ये कहकर रानो उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो काफी देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह रानो चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए।
चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? ये सुनकर सबका मन भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी रानो चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक बंदर बैठा हुआ तरबूज खा रहा था। वो तरबूज खाकर वहाँ से चला गया। रानो चिड़िया को तरबूज का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया। फिर वो उस तरबूज के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाए। कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और लाडो चिड़िया एक धागा उठा लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को तरबूज के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। ये कहकर उसने वो लकड़ी तरबूज के खोल के अंदर फंसा दी। फिर लाडो ने उस धागे को लकड़ी में बांध दिया। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन्होंने उस नाव को खिसकाकर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आने लगे। बहुत मजा आया नाव की सवारी करके। वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो। फिर हम सभी अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। रानो चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको रानो के घोंसले वाले पेड़ तक ले गए। इस तरह रानो चिड़िया काफी थक गई थी। तुम लोगों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी जल्दी मिलने आना। हमें भी बहुत अच्छा लगा रानो। वो लोग उससे अलविदा लेकर चले गए। रानो चिड़िया ने टुन्नू चिड़ा से कहा, टुन्नू जी सुनिए, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप उसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तुम थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर भी टुन्नू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। रानो चिड़िया भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है और पानी काफी हद तक भर चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगा। यह देख रानो को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। रानो की एक दो आवाजों के बाद टुन्नू बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश, और यह पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूबा ही जा रहा है। यह सुनकर टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो हवा में उड़ गया। रानो चिड़िया को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। टुन्नू काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पंछी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई पक्षी घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। रानो चिड़िया बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो ही रही थी, पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से टुन्नू अपनी चोंच के अंदर तरबूज की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव वहाँ पर रखी। रानो, जल्दी से अंडों को उठाने में मेरी मदद करो, मुझे नाव मिल गई है। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी तरबूज की नाव चलने लगी। रानो चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी।
टुन्नू, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उदास होकर आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपनी चोंच में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। तभी रास्ते में उन्हें कालू, गोरी, बंटी, लाडो दिख जाते हैं। लानो, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। साथियों, जल्दी से नाव पर आ जाओ। सभी एक एक करके नाव घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ रानो, तुम मदद लेकर आ गई, नहीं तो हम पानी में बह जाते। रानो चिड़िया एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाती है। इस तरह दोनों ने अपने अंडों को बचा लिया। फिर वो बारिश रुकने के बाद सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घोंसले में रहने लगे। जंगल के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ रानो चिड़िया, उसके 2 बच्चे कूकू और गुड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा गरीबी में लेकिन प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। टुन्नू जंगल के किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रानो, आज 2 ग्राहक आए थे। थोड़ा बहुत चावल, दाल और गुड़ बिक गया। कोई बड़ी आमदनी तो नहीं, मगर कुछ तो कमाया है। अल्लाह का शुक्र है। बस तुम्हारा साथ है टुन्नू, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया है। जितना है उसी में खुश हूँ। पापा, आज भूख बहुत लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे मेरे शेर, तू तो पूरा नवाब निकला। तेरे लिए तो ये दाल भी शाही खाने से कम नहीं है। पापा, क्या कल मुझे मीठा मिलेगा? जरूर मेरी गुड़िया। जब अगली बार कोई गुड़ का थैला बचेगा तो उसमें से तुम्हारे लिए सबसे मीठा टुकड़ा लाऊंगा। तुम थक गए हो टुन्नू, आओ थोड़ा पानी पी लो। अगली सुबह जब जंगल पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी, तभी अचानक कुछ लुटेरे पक्षी टुन्नू की दुकान पर टूट पड़े। सारा माल निकालो, अब ये दुकान हमारी है। जंगल में अब हमारा कानून चलेगा। दाल, चावल, गुड़, जो कुछ भी है सब हमारी झोली में डाल दो, नहीं तो जान से जाओगे। भाई रहम करो, मैं तो बस एक गरीब चिड़ा हूँ। ये दुकान बड़ी मेहनत से खड़ी की है। बच्चों का पेट पालता हूँ इससे। बच्चों के लिए बचाना था तो जंगल में धंधा क्यों खोला? अब ये इलाका हमारा है, जो भी मिलेगा सब हमारा होगा। देखो, दाल में कीड़े लग गए हैं, गुड़ भी पत्थर सा है, कुछ खास नहीं मिलेगा। छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है। बहाने मत बना, जो भी है निकाल, और ज्यादा बोले तो पंख नोच देंगे तेरे। टुन्नू ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और दुकान लूट ली। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है। मेरे बच्चों का क्या होगा अब? घायल टुन्नू किसी तरह घर लौटा। उसकी चोंच से खून बह रहा था। या खुदा, ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा? कौन था वो? रानो, लुटेरे, शिकारी परिंदे मेरी दुकान लूट ली, सब कुछ छिन गया। कुछ नहीं जाएगा, हम सब फिर से मेहनत करेंगे। तुम ठीक हो जाओ पहले, मैं अभी डॉक्टर बुलबुल को बुलाती हूँ। नहीं रानो, वक्त नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बच्चों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसी बात मत करो, बच्चों को देखो, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। कूकू, गुड़िया, मेरे बच्चों, माफ कर देना अब्बा को कि वो तुम्हें महल नहीं दे सका। सिर पर सिर्फ ये टूटी छत ही छोड़ पाया। अब्बू, आप उठो ना, हम सब कहीं और चलेंगे। मैं आपको दवा ला कर दूंगी। रानो, इन बच्चों को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। यहाँ अब रहना खतरे से खाली नहीं। कोई नहीं बचेगा इन शिकारी परिंदों से। तुम बहुत बहादुर हो। हम साथ चलेंगे टुन्नू, तुम ठीक हो जाओगे, देखो मेरी कसम। नहीं रानो, अब मेरी सांसें साथ नहीं देंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। टुन्नू की सांसें थम गईं। रानो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके जीवन का हमसफर चला गया था। रात को ही रानो ने बच्चों को गोद में उठाया और निकल पड़ी। चुप रहो मेरे लाल, कोई आवाज मत करना। तभी 2 शिकारी पक्षी पेड़ों की शाखाओं से उतरकर उस पर झपटे। अरे वही चिड़िया है, भाग रही है, पकड़ो। बिल्कुल, भूखे पेट कई दिन से उड़ रहे हैं, अब की बार नजर नहीं हटानी। रानो जंगल के रास्तों से दौड़ती रही। वो पड़ोसियों के घर पहुंची, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। मदद करो, टुन्नू नहीं रहा, शिकारी पीछे हैं। माफ करना रानो बहन, हम अपनी जान नहीं खतरे में डाल सकते। खुदा तुम्हारी मदद करे। तो अब कोई अपना नहीं रहा। हर घर के दरवाजे बंद हो गए। रानो ने बच्चों को पीठ पर बिठाकर उड़ना जारी रखा। वो एक एक पेड़ के पीछे छुपते हुए जंगल से निकलने की कोशिश करती है। या अल्लाह, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कहाँ छुपाऊं बच्चों को? कौन देगा पनाह? कई घंटे भागने के बाद रानो एक तरबूज के खेत में पहुंची। वहाँ एक फूटा हुआ तरबूज पड़ा था। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली।
वो बच्चों को लेकर उसमें घुस गई। शिकारी पक्षी वहां तक आए मगर उन्हें कुछ नहीं मिला और वे लौट गए। अगली सुबह रानो खेत में पड़े एक सूखे तरबूज को देखती है। क्यों न इसी में अपना घर बना लूं, बच्चों को छत तो मिलेगी। उसने सूखे तरबूज को काटा, घोंसला बनाया और वहीं से बच्चों को पालना शुरू कर दिया। माँ, अब हम यहीं रहेंगे? हाँ मेरे लाल, ये हमारा नया घर है, तरबूज का महल। रानू ने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की। प्यार, त्याग और हिम्मत से उसने हार नहीं मानी। टुन्नू, देखो तुम्हारे बच्चों को मैंने संभाल लिया। जंगल के पक्षी अब रानू की हिम्मत की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलें कितनी भी हों, माँ अपने बच्चों के लिए हर तूफान से लड़ जाती है। आसमान में चारों ओर काले घने बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही थी। पेड़ पर चिड़िया छुपी हुई थी। रानो चिड़िया बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी। ये बारिश भी ना जैसे मेरे दुखों को बढ़ा देती है। अब मैं क्या करूं? मेरा घर टूट गया है, खाने को भी कुछ नहीं है और ये ठंड, इस ठंड में मेरी चोट जम रही है। आखिर मैं कहाँ जाऊं? तभी अचानक से दूर से एक काले रंग का कौवा उड़ता हुआ आता है और वह रानो के पास आकर रुक जाता है। अरे रानो, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हारे तो पंख भी भीग गए हैं। कालू भैया, मैं क्या करूं? इस तेज बारिश ने मेरे घोंसले को तोड़ दिया है। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कहीं ये ठंड मेरे बच्चों को बीमार ना कर दे। हाँ रानो, ये तो सच में बहुत मुश्किल है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। रानो, पास के एक जंगल में एक परी रहती है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। जादुई परी? कालू भैया, क्या सच में वह जादुई परी मेरी मदद करेगी? हाँ रानो, परंतु हमें इसके लिए पहले उसके पास जाना होगा और ये सफर आसान नहीं होगा। भारी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। रानो चिड़िया उसकी बात को समझते हुए बस अपना सर हिला देती है और दोनों जंगल में उड़ने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। तभी रानो चिड़िया ठंड से कांपते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? हाँ रानो, ठंड तो बहुत ज्यादा है, परंतु तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। वह देखो, वह बड़ा सा पेड़, वह जादुई परी का पेड़ है। तभी रानो चिड़िया को एक बड़ा सा चमचमाता हुआ पेड़ दिखता है। उस पेड़ पर तो जादुई रोशनी बिखरी हुई थी। पेड़ के आसपास एक सुंदर परी खड़ी हुई थी। उसके पंख इंद्रधनुष के जैसे चमक रहे थे। तभी जादुई परी मुस्कुराते हुए कहती है, आपका स्वागत है रानो और कालू। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हो। परी जी, आपको कैसे पता कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? रानो, मैं सब जानती हूँ। तुम एक सच्ची माँ हो जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। सच परी जी? क्या सच में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें झील के किनारे जाकर एक फूल लाना होगा और वही फूल तुम्हारे लिए एक नया घर बना कर देगा। और ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवा झील की ओर उड़ने लगते हैं। रास्ते में भारी बर्फबारी हो रही थी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थकी हुई थी। रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं अब और नहीं उड़ सकती। मेरे पंख इस ठंड में जमने लगे हैं। रानो, हिम्मत रखो, हमें बस वहाँ तक पहुँचना है। देखो, वो रही झील। ऐसे ही कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों झील के पास पहुंच जाते हैं। झील के बीच में एक चमकता हुआ फूल था, लेकिन झील के पास एक बड़ा सा सांप सो रहा था। रानो चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, वो देखें, वो तो सांप है। कालू भैया, वो तो हमें खा जाएगा। अरे रानो, डरो मत, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे दूसरी तरफ ले जाता हूँ और तुम जल्दी से फूल ले आना। कालू कौवा अपनी चालाकी से उस सांप